नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में चर्चा किया था और आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारतीय संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना किसे कहते हैं, अर्थात उद्देशिका प्रस्तावना किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में उद्देशिका इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है। और यह जो है जैसे कि किसी अधिनियम के प्रारंभ में जो परिचय दिया रहता है उद्देशिका जो है, और उसी परिचय उद्देशिका में उसके लक्ष्यों एवं आदर्शों का उल्लेख होता है कि उस अधिनियम का क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य है, उसे क्या प्राप्त करना है। ठीक उसी तरह हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, इसका अर्थ भी उसी भूमिका अथवा परिचय से है, जिसमें जो है हमारे संविधान क्या आदर्श होंगे, क्या मूल्य होंगे और किन आधारभूत सिद्धांत, कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत होंगे और क्या हमको प्राप्त करना है। इन सारी चीज़ों का वर्णन जो है हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना में मिलता है। तो यदि आपसे पूछा जाए साधारण शब्दों में कि उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना वह है जिसमें हमारे संविधान के विचार, मूल्य, आदर्श एवं आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख है। तो इस तरह से भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में हम लोग जान गए। अब आगे जानेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है, यह एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे भारतीय संविधान का। इसके संदर्भ में हम लोग यह जानेंगे कि यह कैसे भारतीय संविधान में शामिल हुआ और कब हुआ। तो जैसा हम लोग पहले बता चुके हैं हम कि यह जो है संविधान तैयार हो जाने के बाद सबसे अंत में जो है भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया था। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह तो हमारी संविधान की यह सार संक्षिप्त रूप में विवरण देता है कि हमारे संविधान के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। इन सारी बातों के बारे में यह बताता है, यह प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों, इस संदर्भ में यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की कुंजी जो है वह उद्देशिका को ही कहा जाता है। यह परीक्षा में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान की कुंजी जो है उद्देशिका को कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के, हमारे संविधान निर्माताओं के जो भी विचारों की अभिव्यक्ति थी वह हमें प्रस्तावना से में ही निहित मिलती है। तो इस तरह से यह क्या है, भारतीय संविधान की कुंजी है। अब हम लोग जानेंगे कि यह उद्देशिका जो है भारतीय संविधान में किस तरह से शामिल हुआ और इसका आधार क्या है। तो जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि संविधान निर्माण के मैं जो भी चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें यह चर्चा हुआ था संविधान निर्माण के चैप्टर में कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जो भी आदर्श मूल थे, यानी जो संवहित किए गए थे कि हमको ये चीज़ें रखना है, तो वो उसकी जो है उसकी प्रतिबिंब जो है यह उद्देश्य प्रस्ताव में परिलक्षित होता था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को, कब यह पूछा भी जाता है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसका जो आधार है यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव ही है। यह परीक्षा में पूछा गया है कि हमारे संविधान का उद्देशिका जो है उसका आधार क्या है, तो उसका आधार यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे भारतीय संविधान के वर्तमान में जो उद्देशिका है उसका मूल आधार है। तो इस दृष्टि से हम लोग यह जान गए कि यह किस तरह से आया। इसके बाद हम लोग दोस्तों एक संक्षिप्त रूप में हम लोग उद्देशिका के बारे में जान लेते हैं। तो यह भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो उद्देशिका का विचार है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि इसकी जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। तो अब हम लोग संक्षेप में जो हमारी उद्देशिका में महत्वपूर्ण जो शब्द है, क्या क्या शामिल किए गए हैं और यह क्या क्या शामिल किए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। इसके पश्चात हम लोग इसके जो एक एक वर्ड है इसमें उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, अर्थात महत्व है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उद्देशिका को एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा उद्देशिका जो है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। तो ये जो है हमारा जो है संविधान की उद्देशिका है। इसमें इन सारी बातों का जो प्रमुख है उसका उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से हमारे संविधान में जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका में कौन कौन से प्रमुख वर्ड है अर्थात शब्द है, उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है, उसका उल्लेख किया गया है। अब हम इसके बारे में जो प्रमुख वर्ड है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हम भारत के लोग से हमारा संविधान के उद्देशिका जो है प्रारंभ होता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय संविधान की जो शक्ति है अर्थात भारतीय जो संविधान शक्ति प्राप्त करती है वह भारत के लोगों से प्राप्त करती है। अर्थात भारतीय संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वह भारत की जनता है। अब दोस्तों, इसके आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं। जैसे भारतीय प्रस्तावना के जो तत्व है, प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व है यह 4 है। कितने हैं? 4 है। तो इस 4 तत्व में जो है सबसे पहला तत्व है, यह भी महत्वपूर्ण है, यह संविधान के अधिकार का स्रोत है। संविधान के अधिकार का स्रोत है। इसमें बताया गया है कि संविधान का जो अधिकार का स्रोत है वह भारत की जनता है, अर्थात भारत के लोग ही हैं। अर्थात संविधान जो शक्ति प्राप्त करती है वो भारत के लोगों से प्राप्त करती है, क्योंकि यह भारत के लोगों के इच्छा का ही परिणाम है। अर्थात भारतीयों ने अपनी इच्छा के अनुसार ही संविधान बनाया है, इसलिए भारतीय संविधान का जो अधिकार का स्रोत है वह भारत की जनता है। दूसरा क्या है? दूसरा तत्व है भारत की प्रकृति कैसी होगी, अर्थात भारत का स्वरूप कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, भारत की प्रकृति। तो दोस्तों, उद्देशिका जो है भारत की प्रकृति को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, यहाँ पंथ निरपेक्ष कहना ज़्यादा उचित होगा, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य वाला राज्य व्यवस्था है। गणराज्य वाला राज्य व्यवस्था है। तो दोस्तों, भारत की अगर प्रकृति पूछा जाए, जैसे कि भारत की प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है, तो भारत की जो प्रकृति है, नेचर है, वह संप्रभु की है, समाजवादी की है, पंथ निरपेक्ष की है, लोकतांत्रिक गणराज्य की राज्य व्यवस्था वाली है। तो इस तरह से भारत की प्रकृति हो गई। तीसरा जो प्रस्तावना का जो तत्व है यह है भारतीय संविधान का उद्देश्य। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, यह प्रस्तावना में निहित है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार जो इसका उद्देश्य है वह है न्याय, स्वतंत्रता, समता या समानता और बंधुता। भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है वह न्याय है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ये सारी चीज़ें जो है ये प्रमुख वर्ड है, अर्थात यह न्यायप्रिय होगी,
नागरिकों को स्वतंत्रता देगी और उनमें समानता की स्थापना का प्रयास करेगी एवं सभी में लोगों में आपसी भाईचारा बनाए रखेगी। यह संविधान का उद्देश्य है। और चौथा जो तत्व है वह भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि है, अर्थात जो लागू हुआ वो 26 नवंबर 1949 को। तो जो ये 4 तत्वों का हमने उल्लेख किया यहाँ पे, ये जो भारतीय संविधान के उद्देश्य का जो है, इसके 4 तत्व हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हमने बता दिया। अब हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो हमारी प्रस्तावना के प्रमुख शब्दों का उल्लेख या शामिल किया गया है उसके बारे में। उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है और उसका एक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे मान लीजिए हम भारत के लोग के बारे में हम जान गए कि हम भारत के लोग से हमारा संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ होता है। इससे तात्पर्य है कि संविधान जो शक्ति प्राप्त करती है वो भारतीय जनता के द्वारा प्राप्त करती है, अर्थात भारतीय संविधान जो है वह जनता की इच्छा के अनुरूप है या उसी का परिणाम है। दूसरा है भारत को एक प्रभुत्व संपन्न या प्रभुत्व संपन्न से मतलब सोवरेन से है, सोवरेनिटी से है, अर्थात भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र है। यह न तो किसी के अधीन है और न ही किसी के नियंत्रण में है। अर्थात भारत आंतरिक या बाह्य रूप से कोई भी डिसीजन लेने के लिए, जैसे किसी देश के साथ अगर मैत्री संबंध स्थापित करना है या नहीं करना है, इसके लिए डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत उसका सदस्य है तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन नहीं है, यह अपनी इच्छा से उसकी सदस्यता ग्रहण की है और वो कभी भी चाहे तो उसे त्याग सकती है। तो इस तरह से भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। यह कहाँ पे उल्लेख है या उद्देश्य का जो है इसको घोषित करती है। अगला क्या है, जैसे मान लिया जाए भारत जिस समय ब्रिटेन का यहाँ पे शासक था, जब संविधान लागू नहीं हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 यह संप्रभु नहीं था। अर्थात जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो इस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। तो उस समय अगर यह पूछा जाए कि क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र था, तो नहीं था, क्योंकि इसके जो आंतरिक एवं बाह्य जो शक्ति था उस पर जो नियंत्रण था वह ब्रिटिश सरकार का होता था। अब क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत संप्रभु राष्ट्र संपन्न हो गया, अर्थात एक संप्रभु हो गया, कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो गया। और इसके पश्चात जो है एक और इससे रिलेटेड फैक्ट है कि 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल का सदस्य अपनी इच्छा से भारत बना और ब्रिटेन को उसका प्रमुख माना। तो इसका मतलब यह नहीं है कि भारत उसके अधीन है, भारत अपनी इच्छा से उसकी सदस्यता ग्रहण की और वह चाहे तो त्याग भी सकता है। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण इसकी संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोग जान गए। आगे लिखा हुआ है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पे 4 वर्ड है। समाजवादी भारतीय संविधान की उद्देशिका में है और इस संदर्भ में यह फैक्ट यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय जो लोकतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है वह समाजवादी लोकतंत्र है। अर्थात भारत का लोकतंत्र समाजवादी लोकतंत्र है, न कि साम्यवादी, जैसे रसिया की तरह। इसको इस आधार पर देख सकते हैं कि जो समाजवादी होता है उस पर जो आर्थिक उत्पादन के जो साधन होते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है और साम्यवादी में भी नियंत्रण होता है। फ़र्क ये होता है कि साम्यवादी में कठोर नियंत्रण होता है और समाजवादी में कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, इसके नेचर में परिवर्तन होता है। लेकिन उसमें साम्यवादी की अपेक्षा यह लचीला होता है और इसमें यह भारतीय समाजवाद जो है, लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वह मिश्रित समाजवाद है। अर्थात मिश्रित समाजवाद का कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों का भी सह अस्तित्व है और उसको भी एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से भारत समाजवादी जो है, लोकतांत्रिक समाजवादी जो है, लोकतांत्रिक समाजवादी है, न कि यह साम्यवादी की तरह है। और यहाँ जो है जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, गरीबी उपेक्षा इस सब को दूर करने के लिए, तो यह जो समाजवादी जो है क्या है, लोकतांत्रिक समाजवादी है। यह आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे क्या है, पंथ निरपेक्ष। यहाँ पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य यह है कि पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि भारत का कोई भी अपना धर्म, मतलब भारत राज्य का मतलब यहाँ कंट्री से है कि भारत राष्ट्र का कोई भी अपना धर्म नहीं है और यह सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करता है, सभी को समान आदर या सम्मान प्रदान करता है और सभी को अपने सभी धर्मों को विकसित उन्नति या अपने विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वह एक सीमा तक। तो इस तरह से भारत एक पंथ निरपेक्ष है, अर्थात भारत का अपना कोई भी धर्म, भारत राज्य जो है, भारत देश किसी भी धर्म को
अपना धर्म नहीं मानता है और यह सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। अर्थात धर्म के दृष्टि से भारत जो है तटस्थ है। आगे है लोकतंत्रात्मक। यहाँ लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है कि भारत एक लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य है जैसे भारत में एक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में जो प्रक्रिया है लोकतंत्र की वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें क्या है कि भारत की जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और यह प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करती है। तो इस तरह से देखा जाए भारत की जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इस संदर्भ में अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए बोला था कि लोकतांत्रिक शासन या लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन हो। शासन का वह स्वरूप जो जनता का हो और जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो, तो उसे हम लोग लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। भारत का जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वह अप्रत्यक्ष है और इस अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र। आगे जो हमारा प्रस्तावना का वर्ड है वह है गणराज्य। दोस्तों, अगर गणराज्य से लोकतांत्रिक देश तो बहुत है विश्व में, लेकिन गणराज्य बहुत ही कम। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गणराज्य किसे कहते हैं। तो भारत एक गणराज्य है। यहाँ गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होता है, तो राष्ट्रपति का यह निर्वाचन होता है। यहाँ गणतंत्र से या गणराज्य से तात्पर्य होता है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वह निर्वाचित होगा, जबकि ब्रिटेन का जो राज्य का प्रमुख है वह जो है निर्वाचित नहीं होता है, वह वंशानुकूल है, अर्थात वंशधारी है, अर्थात उसी वंश का राजा रानी है और वह जो है अपने उत्तराधिकार से वह जो पद प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर राजा ब्रिटेन का जो राजा है या रानी है वो डेथ कर जाती है, वो हट जाती है, तो फिर उसके जो पुत्र होंगे वो वहाँ का राजा या पुत्री होगी वो रानी बनेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो वह वंशानुगत है। जबकि भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य जो है, हालांकि ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वह राजशाही डेमोक्रेटिक है और यह जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है। अर्थात हमारे यहाँ जो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन होता है, जबकि ब्रिटेन के राजा रानी का कोई निर्वाचन नहीं होता है। वह जो है अपने उत्तराधिकार के माध्यम से वह पद प्राप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अर्थात 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। तो यहाँ हम देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में जो है सामाजिक न्याय की बात कही गई है और सामाजिक न्याय से तात्पर्य यह है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सभी को समान माना जाएगा। यह जो है सामाजिक न्याय हुआ। आगे है आर्थिक। तो आर्थिक न्याय से तात्पर्य होता है कि आर्थिक के आधार पर अर्थात अमीरी और गरीबी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसमें भी जो है संपत्ति या धन की जो है विषमता को दूर करने का प्रयास भी शामिल है। किसमें? इस आर्थिक न्याय में। आगे क्या है? राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि भारत के सभी लोगों को राजनीतिक दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में प्रवेश करने की अनुमति है, सरकार से बात करने की अनुमति है, अर्थात स्वतंत्रता है, उसको वह अधिकार दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है 18 वर्ष के अधिक उम्र के सभी भारतीयों को अपने प्रतिनिधि जैसे लोकसभा में एवं विधानसभा के निर्वाचन के समय मत देने का अधिकार है और यह मत देने का अधिकार के संदर्भ में उनके साथ जाति, आय, संपत्ति या किसी धर्म, लिंग के भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। इसीलिए उसको सार्वभौम व्यस्क मताधिकार बोलते हैं और यह राजनीतिक न्याय जो है वहाँ देखा जाता है। अब क्या आगे लिखा हुआ है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है और यह शब्द है। इससे परीक्षा में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो दोस्तों यहाँ स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वह 5 स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन सा? एक तो विचार की
दूसरा अभिव्यक्ति की, तीसरा विश्वास की, चौथा धर्म की और पांचवा उपासना की। तो इस तरह से देखा जाए तो 5 स्वतंत्रता का उल्लेख है। ऊपर हम लोगों ने देख लिया 3 न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार और अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को अब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात कोई भी व्यक्ति लिख कर, बोल कर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। वह कला के माध्यम से भी अभिव्यक्त कर सकता है, जैसे कार्टून के माध्यम से भी कर सकता है। तो इस तरह से जो है यह 2 विचार अर्थात विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत इसको जो है दिया गया है। और यह कहाँ इसका वर्णन है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आगे है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यह जो है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। उस संदर्भ में इसमें विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इससे तात्पर्य है कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, उसमें अपनी आस्था को व्यक्त कर सकता है और उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है एवं उस धर्म को प्रसारित भी कर सकता है। तो यह स्वतंत्रता भी जो है भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। और कहाँ प्रदान किया गया है? अनुच्छेद यह मौलिक अधिकार के पाठ में भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत दिया गया है। आगे जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो यहाँ जो एक प्रमुख वर्ड है यह है समता। यहाँ समता से तात्पर्य है कि भारत में जो है किसी भी व्यक्ति को, मतलब हर व्यक्ति को कानून के दृष्टि से समान रूप से देखा जाएगा और उसको समान संरक्षण प्राप्त है। इस दृष्टि से देखा जाए तो समाज में किसी भी विशेष अधिकार का अभाव है। इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके लिए समानता स्थापित करने के लिए समाज में यह प्रावधान किया गया है। 14 में जो है विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। 15 में जो है किसी व्यक्ति के साथ जो है धर्म, जाति, लिंग भेद के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में जो है वह सभी भारतीय नागरिकों को अवसर की समता दिया गया है। अर्थात सभी नागरिकों को अवसर जो समान रूप से प्राप्त होंगे। 17 में जो है छुआछूत का उन्मूलन किया गया है और उसको जो है एक दंडात्मक अपराध माना गया है। और 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया है। तो इस तरह से संविधान में जो है इस उद्देशिका में जो समता वर्ड है या शब्द है उसको जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अर्थात उसको प्रदान करने का प्रयास कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। तो इस तरह से हम लोग समता के बारे में जान गए। आगे क्या है? आगे हम लोग देखेंगे कि इन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं बंधुता के लिए संविधान में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और इसके लिए मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A के तहत भाग 4A अर्थात क इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। इसी कर्तव्य में से एक कर्तव्य यह भी है कि भारत के लोगों का यह कर्तव्य होगा, भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखें। दूसरा है आपसी बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, भाईचारा के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे राज्य, अलग अलग खान पान है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, सभी की भाषा अलग अलग है। तो इन सभी में समानता के लिए, राष्ट्रहित की भावना के लिए, एकता की भावना के उद्देश्य से एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इस तरह से यह हमारे संविधान में जो भी प्रमुख वर्ड थे उसके बारे में हमने बताया। अब इसके आगे हम जानते हैं और उस पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है या नहीं है, अर्थात संविधान का भाग है या नहीं है। तो इस संदर्भ में बेरूबारी मामला जो है, बेरूबारी मामला 1960 का है।
इस संदर्भ में सबसे पहले यह प्रश्न आया कि भारतीय संविधान का भाग है कि नहीं, कौन सा, उद्देशिका। तो इस संदर्भ में न्यायालय ने माना कि यद्यपि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वह प्रेरणा स्रोत भले ही है, लेकिन यह संविधान का अंग नहीं है, अर्थात संविधान का भाग नहीं है। लेकिन इसके पश्चात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह 1973 का वाद था। यह 1973 का वाद था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, अपने पूर्व बेरोबारी मामले का जो निर्णय था उसको इस मामले में पलट दिया गया। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने खुद के पूर्व के निर्णय को पलट दिया और यह बताया कि इसका जो है भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसका वही स्थान है जो भारतीय संविधान में अन्य उपबंधों का स्थान है। तो इस तरह से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है भारतीय उद्देशिका को जो है भारतीय संविधान का अंग मान लिया गया। और इसमें यह भी कहा गया कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें वैसे वर्ड जो आधारभूत ढांचा से जुड़े हुए हैं उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात संशोधन तो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन उस तरह का संशोधन नहीं होगा जो मूलभूत संविधान के मूलभूत ढांचा से संबंधित जो वर्ड है उसको आप नहीं हटा सकते, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते और नहीं उसको हटा सकते। तो इस तरह से न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम 1973 मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि यह जो है भारतीय संविधान के उद्देश्य का जो है संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसके आगे जो है LIC ऑफ इंडिया मामला जो एक 1995 का था, यह मामला 1995 का था। LIC ऑफ इंडिया का मामला था। इसमें भी न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग बताया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण वाद है, यह वाद है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज यह जो है 1969 का मामला है। इसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भारतीय संविधान का अभिन्न अंग मांगते हुए भारतीय संविधान का मूल आत्मा कहा है। इसी संदर्भ में दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज वाद में ही, यह 1969 का वाद था, जिसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था कि उद्देशिका जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। आत्मा इसलिए कहा क्योंकि जो भी सार है, तत्व है, मूल है, कि भारतीय संविधान में जहाँ भी भाषा अस्पष्ट होती है अर्थात संदिग्ध होती है, तो उसको क्लैरिटी लाने के लिए, उसमें स्पष्टता लाने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जाता है। तो इस दृष्टि से भारतीय संविधान की इसे आत्मा बोला जाता है। यह भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा से संदर्भित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर यह पूछा जाए कि भीमराव अम्बेडकर ने अर्थात BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो यह जो है यहाँ अनुच्छेद आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो यहाँ पे भीमराव जो अम्बेडकर हैं, यह जो अनुच्छेद 32 को, इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें क्या है कि कोई भी नागरिक जिसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वह तो यह अर्थात 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय जो है उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए, परिवर्तन कराने के लिए 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। तो अगर यह पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, जिसमें संवैधानिक उपचारों की बात कही गई है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग क्लियर हो गए। आगे क्या है कि इसमें जैसा हम लोगों ने जान लिया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में तो संशोधन किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान में यह प्रश्न पूछा भी गया है कि अब तक कितनी बार संशोधन किए गए हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में। तो देखें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में मात्र एक बार संशोधन किए गए हैं। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976
1976 अर्थात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह भी पूछा जाता है वर्ष किस वर्ष संशोधन किया गया, तो वर्ष 1976 में किया गया। तो इसी वर्ष संशोधन किया गया और यह भी पूछा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में या उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए। तो दोस्तों यहाँ 3 वर्ड है, इसमें जो है समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, सोशलिस्ट समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद पंथ निरपेक्ष और एवं अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। पहला वर्ड था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो यह पूछा भी गया है, अलग अलग करके पूछ लिया जाता है कि समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन अधिनियम के जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया। यह भी पूछा है कि 1976 से पूर्व भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है, वह क्रम में पूछ लेता है। जैसे यह पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए ये वर्ड गायब है या ये वर्ड जोड़कर पूछ सकता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यह जो है जैसे मान लीजिए 26 जनवरी 1950 का हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उस संदर्भ में जो प्रस्तावना का स्वरूप था वह केवल इतना था। आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्योंकि समाजवादी पंथ निरपेक्ष यह जो वर्ड है यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया, तो यह उस समय इसमें शामिल नहीं था। तो उस समय जो था शामिल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त एज इट इज सेम रहेगा। और इसमें जो एक अखंडता शब्द है यहाँ पे ये नहीं था, बाकी जो था वह सेम था। तो कब था? 26 जनवरी 1950 से लेकर यह 1976 से पूर्व था। और 1976 में क्या हुआ? समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो इस तरह से यह जो है हम लोगों ने इसको देख लिया और इसके संदर्भ में जान लिया। अब दोस्तों प्रस्तावना के महत्व के बारे में पूछा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना का जो महत्व इसलिए है क्योंकि संविधान की जहाँ भी भाषा असंदिग्ध होती है अर्थात अस्पष्ट होती है, वहाँ जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह मदद होती है, सहायक सिद्ध होती है उसको परिभाषित करने के लिए या उसके अवधारणा को समझने के लिए कि जो उसके मूल में है वो क्या निहित है, तो वो जो है स्पष्ट होता है प्रस्तावना से। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है प्रस्तावना जो हमारे संविधान निर्माताओं को विचारों को जानने की कुंजी है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? भारतीय संविधान का कुंजी किसको कहा गया है? उद्देशिका को कहा गया है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण थी और कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसे इसमें हो सकता है कि भारतीय नागरिकता हो जाए या मौलिक अधिकार हो जाए, इसमें मतलब ये तो क्रम में चलेगा ही आपको, तो जो आगे इसके क्रम में आएगा उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।